This is Shine Sir. Today we are going to start our chapter number 6 from our 10th standards science book. The chapter is life processes. So let's start the chapter. Now we are going to discuss about the main points of this chapter so that we can finish it off in a short way, and the important points should be covered. So we will not go very deep inside, but we will cover everything, each and every point from the chapter, and that also thoroughly. So let's start. First of all living things perform certain life processes like growth, excretion, respiration, circulation, etc. So these all are called life processes. अब life processes किसको कहा जाता है? अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो living थिंग्स जो हैं, यानी कि कोई भी जीवित वस्तु है, जैसे कि हम लोग हैं या इवन एनिमल्स हैं, ये सब जो हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चलते रहते हैं. जैसे कि ग्रोथ, इनको ग्रो होना है, इनके आकार में जो बदलाव आता है वो. देन एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ द material from the body that is not useful or waste material from the body is called excretion, so that is also there. Then respiration, and the other one is circulation of blood and this thing. So we can say that these all processes are very important, and so they are called life processes. Now the basic functions performed by living organisms for their survival and body maintenance are called life processes. तो द बेसिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिनको हमारे एक लिविंग बीइंग को सर्वाइव करने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस उसके अंदर होते हैं, जो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस. तो दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर द लाइफ प्रोसेसेस. द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड life processes. So you can write in this manner. So this is one of the best definition for this, so you can follow it up. So आपको ये पता लग गया होगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, यानी कि हमारे जो जीवन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो सर्वाइवल के लिए हमें प्रोसेस चलते हैं, भले उसमें रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कुछ भी है, इनको हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस. अब चलते हैं आगे. बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? आप जानते हैं कि हमें न्यूट्रिशन, यानी कि खाना जो हम खाते हैं उससे हमें जो मिलते हैं, हमें पोषक तत्व मिलते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन. खाना के साथ हमें खाना चाहिए. देन रेस्पिरेशन इज देयर, देन ट्रांसपोर्टेशन इज देयर, देन एक्सक्रीशन इज देयर, देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से देन सर्कुलेशन इज देयर. सो दीज ऑल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन. अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, आप जानते हैं कि सब जो बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन है, हर एक चीज़ जो भी प्रोसेस हो रहा है लाइफ के अंदर, उसको एनर्जी चाहिए. एनर्जी के बिना तो आप जानते हैं कि बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती नहीं है. सो दिस एनर्जी, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिशन. जब हम खाना खाते हैं उससे ही ये एनर्जी हमें मिलती है. अब हम पहले पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं. सबसे पहले आता है ऑटोट्रॉपिक. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो रहते हैं, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक. अब ऑटोट्रॉपिक के बारे में पहले हम जानेंगे. नाउ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. अब ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. वी कॉल देम ऑटोट्रॉप्स, लाइक द ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स आप जानते हैं, इनको खाना हम नहीं खिलाते हैं, खुद ब खुद खाना बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर. तो ये जो है ग्रीन प्लांट्स, इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं. सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make their own food themselves. The other type of nutrition is heterotropic nutrition. अब ये कौन सा न्यूट्रिशन है? Now this kind of nutrition, it is a kind of nutrition of which organisms do not possess the ability to synthesize their own food. They depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly. अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम उसको कहेंगे ऐसे प्राणी जो खुद खाना नहीं बना सकते हैं और वो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं. जैसे हम जानते हैं, हम लोग हैं, इवन इंसान जो हैं, ह्यूमंस, हम लोग भी खाने के लिए ऑटोट्रॉप्स पे निर्भर हैं. आप जानते हैं खाना ज़मीन में उगता है, यानी कि जो भी हमारा अनाज है, जो भी सब्जियां हैं, फसलें हैं, ये उगती हैं और उसी को हम खाते हैं, यानी कि हम ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. इसके अलावा एनिमल्स जो हैं, फंगाई हैं, बहुत सारे बाकी सब प्राणी हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं. सो वी कॉल दैम हेट्रोट्रॉप्स. अब आगे हम देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में. व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन?
ऑटोट्रॉप्स भी तो हमने देख लिया, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दो तरह के न्यूट्रिशंस के बारे में। अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉप्स के बारे में। द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, जिनको हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में देखते हैं हम। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. So this is the best definition for photosynthesis. So you can note it down. The process by which green plants, अब ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं in the presence of sunlight and water and they are using carbon dioxide in that. अब देखिए यहाँ पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है और साथ में क्लोरोफिल भी यूज होता है ना। व्हाट इज क्लोरोफिल? यू नो, क्लोरोफिल जो पत्ते रहते हैं, हमारे पेड़ों के जो पत्ते रहते हैं, उनका कलर ग्रीन रहता है। दैट ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और इसके अलावा वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम पौधों को धूप में लगाते हैं। अगर आप पौधों को धूप से दूर रखेंगे तो वो लोग वो फूलेंगे नहीं। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस। तो इसी के द्वारा वो खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने का जो प्रोसेस है ऑटोट्रॉप्स का, यानी कि पेड़ पौधों का, उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। आगे हमारा रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए हमें? आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सबसे पहले, इसके साथ साथ हमें वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को रॉ मटेरियल बताया गया है। बाकी इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है। ना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की साइट यानी कि ये कहाँ पर टेक प्लेस होता है, यानी कि इसकी जगह कौन सी जहाँ पर ये होता है। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, ये होता है लीफ के अंदर, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक पत्ते के जो अंदर क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रीन पिगमेंट, एक ग्रीन पिगमेंट रहता है जिसकी वजह से उस पत्ते का रंग हरा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप इस प्रोसेस को आगे भी देख सकते हैं कि प्रोसेस कैसे दिखाया गया है। इसके लिए एक आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, तो डायग्राम से मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, नाउ दिस इज फोटोसिंथेसिस, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वो पानी के साथ मिलती है और उसको लाइट मिलती है, देन इट फॉर्म्स शुगर एंड ऑक्सीजन। देखिए पौधों से हमको क्या मिलता है, पेड़ हमको क्या देते हैं। वी आर वेरी मच अवेयर कि पेड़ों से, पेड़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दैट दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव अस ऑक्सीजन। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए एक हार्मफुल गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, वो उसको ले लेते हैं और बदले में हमें लाइफ सेविंग ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर आप ये प्रोसेस देख सकते हैं, 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव शुगर। शुगर का फॉर्मूला रहता है यहाँ पर C6H12O2 एंड इट गिव्स ऑक्सीजन, और बदले में हमें ऑक्सीजन मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं ऑक्सीजन के बिना तो हम लोग पल भर जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको इस प्रोसेस के द्वारा मिलती हैं। सो दिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की मेन इवेंट किस प्रकार से ये टेक प्लेस होता है, यानी कैसे ये होता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये सूरज की रोशनी है, जब ये सनलाइट जो है ये उसके ऊपर गिरती है, जब ये सनलाइट यहाँ पर गिरती है पत्ते के ऊपर, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ये लाइट है, ये लाइट जब सीधा पत्ते के ऊपर गिरेगी और ये वाटर जो है, पत्तों के अंदर पानी तो होता है, आप जानते हैं, पानी जो जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं वो हर एक पार्ट तक पहुँचती है। ये पत्तों के अंदर पानी और ऊपर से सनलाइट मिलती है, और इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इसके अंदर शामिल होती है। एंड इस तरीके से ये खाना बनाते हैं और बदले में हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। और दूसरा ये हमें देते हैं स्टार्च यानी कि जो फूड होता है, जो कि खाना आप खाते हैं, उस खाने के अंदर जो एनर्जी हमें मिलती है वो बिकॉज ऑफ स्टार्च मिलती है। तो ये इस प्रकार से ये हमारा पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, वो टेक प्लेस होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल आप जानते हैं जो ग्रीन पिगमेंट है वो, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ विल स्टडी अबाउट स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या है?
आप पत्ते के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स देखते हैं, अगर आप पत्ते को बहुत ध्यान से देखेंगे, यानी कि मे बी अंडर माइक्रोस्कोप या डायरेक्टली भी आप देखना चाहें तो वेरी टाइनी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आपको डॉट्स दिखेंगे उसके ऊपर, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब स्टोमेटा करता क्या है भाई, स्टोमेटा क्यों है वहाँ पर? स्टोमेटा का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमें देते हैं पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ये किसकी मदद से होता है? ये स्टोमेटा की मदद से ही होता है। नाउ स्टोमेटा का फंक्शन और भी है यहाँ पर, लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड हेल्प्स इन अ फ्लो ऑफ वाटर। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर स्टोमेटास। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पोर्स जो है ये बीच में, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा पोर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज क्लोरोप्लास्ट एंड दीज बोथ, ये जो बड़े बड़े आप किडनी शेप में देख रहे हैं दीज आर द गार्ड सेल्स। अब होता क्या है, ये जो स्टोमेटा है यहाँ से धूप के कारण पानी बहुत सारा एवेपोरेट होता है। क्या होता है? पानी एवेपोरेट होता है। ये देखिए वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर के रूप में बहुत सारा पानी धूप के कारण यहाँ से उड़ जाता है। उड़ने के कारण ऊपर जो है पत्तों के अंदर प्रेशर कम हो जाता है और नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि जड़ों में पानी बहुत रहता है, तो नीचे से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी बहने लगता है, यानी कि पानी नीचे से पत्तों तक जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन फ्लो ऑफ वाटर, पानी के फ्लो में भी ये मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, विच हैज़ अ पिवोटल रोल इन फोटोसिंथेसिस, जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना गया है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया था हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का भी, और ऑटोट्रोपिक के जो हमने उसका जो फोटोसिंथेसिस जो मेन प्रोसेस था उसका, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, वो हमने देख लिया। अभी हम चलते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। इसके 3 पार्ट्स बताए गए हैं। इसमें पहला जो आप देखने जा रहे हैं वो है होलोजोइक, दूसरा रहता है सैप्रोफाइटिक और तीसरा रहता है पैरासिटिक। अब होलोजोइक के बारे में देखते हैं। एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। अब इसके अंदर होलोजोइक में क्या होता है, जो एनिमल्स हैं वो सॉलिड फूड लेते हैं। कैसा फूड लेते हैं? सॉलिड फूड लेते हैं, हार्ड फूड लेते हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाकर वो तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ऐसे एनिमल्स कौन से हैं? जैसे कि एनिमल्स में बात करें अमीबा और इवन एनिमल्स ऑल्सो। दूसरा आता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डिकेइंग मैटर। अब इनमें आप डिफरेंस खुद कर सकते हैं, ये सॉलिड लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर। दूसरी तरफ सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स दे फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, यानी कि डेड मैटर, यानी कि जो सड़ती हुई चीज़ें हैं, गली सड़ी चीज़ें उनके ऊपर, जैसे कि एग्जांपल लें हम फंगाई। और तीसरा जो हमारा है वो है पैरासाइटिक। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। Example is Cuscuta and even plant parasite, like example one more is given, ticks something। तो यहाँ पर पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं खाने के। अब होलोजोइक में आपने देखा वो खुद खाना खा रहे हैं, हार्ड है, लेकिन सेप्रोफाइटिक में आपने देखा कि वो भी खाना खुद खा रहे हैं लेकिन डिकेइंग मैटर खा रहे हैं वो। लेकिन पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो एक एनिमल, यानी कि जिस एनिमल के ऊपर दूसरा एनिमल रहता है, दूसरा जो जिसको हम पैरासाइट कहते हैं, जैसे कि आप डॉग जानते हैं, कुत्ते के ऊपर एक जानवर रहता है जो उसके कान वगैरह में कीड़ा रहता है जो उसका खून पीता रहता है, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट ओनली। पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर रहकर उससे अपना खाना लेते हैं। अब यानी कि जो खाना है बनाएगा कौन? होस्ट, यानी कि जो खाना बना रहा है, जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना बना रहा है, उसको हम होस्ट कहेंगे। और दूसरा एनिमल उसके ऊपर रहकर खाना सिर्फ खा रहा है, वो सिर्फ उसके अंदर से खाना ले रहा है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट है। और इस तरह की न्यूट्रिशन को हम कहेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगला है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं हम। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर एक प्रोसेस रहता है इंजेशन का, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है एजेशन। ये न्यूट्रिशन है एनिमल्स के अंदर। अब इसको हम डिटेल में भी आगे देखेंगे। न्यूट्रिशन अमीबा, अमीबा के बारे में देखिए थोड़ा। यहाँ पर जो आप डॉट देख रहे हैं डार्क कलर का, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज द फूड पार्टिकल। अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर फूड पार्टिकल इन्होंने एब्जॉर्ब कैसे किया, देखिए अब इसका शेप अलग तरीके का है, लेकिन धीरे धीरे इसका शेप बदलता जा रहा है। देखिए जैसे हमारा माउथ रहता है वैसे इसने यहाँ पर फेस अपना बना लिया है। और आप अगली पिक्चर में देखेंगे कि इन्होंने उसको निगल लिया है, जो फूड प्रोडक्ट जो बाहर था अब वो कहाँ चला गया, फूड प्रोडक्ट इसके अंदर चला गया, यानी कि इसके मुंह के अंदर चला गया, यानी कि ये अमीबा के अंदर समा चुका है। और नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि जो खाना है वो बिल्कुल ही गायब
हो गया है। अब देखते हैं अमीबा हैज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा बताया गया है? होलोजोइक, यानी कि वो सॉलिड लेता है। द सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड विच रिएक्ट विद एंजाइम्स एंड आर डाइजेस्टेड। अब यहाँ पर जो फूड है वो लिया जाता है सॉलिड फॉर्म में अमीबा के द्वारा, यानी कि कौन सा न्यूट्रिशन शो कर रहा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो किया जा रहा है यहाँ पर इसके द्वारा। और ये क्या कर रहा है? होलोजोइक में ये फूड पार्टिकल ले रहा है कैसा फूड? सॉलिड ले रहा है। एंड विच रिएक्ट विद एंजाइम्स, ये जो खाना वो खाएगा वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इट इज़ एन ओमनीवोर, ये एक ओमनीवोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। अमीबा जो है वो सीडोपोडिया, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन थी उसको ये बढ़ा लेता है, एक्सटेंड कर लेता है, जिसको हम कहते हैं सीडोपोडिया, जो आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। आपने देखा है यहाँ पर किस प्रकार से ये जो इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। पहले इसका फिगर कैसा था? ऐसा था, फिर धीरे धीरे इसका शेप बदला, यानी कि ये आगे बढ़ने के लिए इसका यूज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सीडोपोडिया। अब आगे है फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड। ये सीडोपोडिया की मदद से आगे बढ़ता है एंड देन इट फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल, यानी कि फूड को इंजेस्ट अंदर लेने के लिए एक ऐसे मुंह जैसे आपने पीछे देखा फिगर में, उस तरीके का ये फिगर एक बनाता है। दिस इज फूड वैक्यूल। देखिए इसने फूड को अंदर ले लिया है। देन अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर ये फेंक देता है बॉडी से। नाउ विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम अपनी बात करते हैं कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इंसानों के अंदर एक एलिमेंट्री कैनल रहती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या आती है? जुड़ी रहती है। चलिए देखते हैं अभी कैसे हमारे इंसानों के अंदर ये सब कैसे होता है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट माउथ, पहले माउथ से खाना जाता है इसोफेगस के द्वारा स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ ये बाहर निकल जाता है बॉडी से। देख सकते हैं हम आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, माउथ में क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट्स, सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट्स सलाइवा। आप जानते हैं हमारे मुंह में जो थूक बनता है दैट इज कॉल्ड सलाइवा, वो किससे बनता है? सैलिवरी ग्लैंड से, और इसको हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। नाउ दिस व्हाट दिस डज, ये क्या करता है? इट चेंजेस स्टार्च इनटू शुगर, ये स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। इसके अलावा हमारे मुंह के अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं वो है टीथ। टीथ हमारा ग्राइंडिंग में मदद करता है, यानी कि खाने को चबाने में, उसको ग्राइंड करने में। टंग जो है वो रोल करती है खाने को रोल करने में और फूड को टेस्ट करने में मदद करती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ माउथ। इसोफेगस की बात करें, दैट इसोफेगस मतलब जो हमारी जो नली रहती है जिससे हमारा खाना बॉडी के अंदर जाता है, पेट में जाता है। इसोफेगस टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस बाय पेरिस्टैटिक मूवमेंट, यानी कि जो इसोफेगस है मूवमेंट करती रहती है, यानी कि आगे पीछे हिलती रहती है, थोड़े थोड़े मूवमेंट। जैसे हम खाना जब चबाते हैं तो आपने देखा होगा हमारे गले में मूवमेंट आता है, हमारा गला मूव करता है। तो वो जो मूवमेंट रहता है उस मूवमेंट के कारण ये कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है, कभी एक्सपैंड होती है। इस कारण से खाना जो है वो आगे हमारे अंदर जाने लगता है, इस इसोफेगस के द्वारा नीचे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में क्या होता है? स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं, पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं, जिसमें एक होता है पेप्सिन। क्या कहा जाता है इसको? पेप्सिन कहते हैं। जो क्या करता है? पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। दूसरा होता है इसके अंदर HCl, HCl मेक्स द मीडियम एसिडिक, ये मीडियम को एसिडिक बनाने में मदद करता है। और तीसरा है म्यूकस दैट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब आप HCl तो बहुत खतरनाक है, आप जानते हैं HCl तो जला देगा सब कुछ। तो एक म्यूकस रहता है जो इनर लाइनिंग, हमारे स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग रहती है उसको बचाने में मदद करता है। देन कम्स स्मॉल इंटेस्टाइन, अगला है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? चलिए देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर लीवर सिक्रीट करता है बाइल। लीवर का काम क्या है? टू सिक्रीट बाइल। फिर पैनक्रियाज जो है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। अब इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, देन प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन, देन प्रोटीन दैट मेक्स अमीनो एसिड। अब पैंक्रियाटिक जूस जो है उससे क्या होता है? उसमें ट्रिप्सिन होता है, देन इट फॉर्म्स प्रोटीन, देन पेप्टोन्स। दूसरा होता है हमारा लिपेज। लिपेज जो है उससे इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं जैसे कि फैटी एसिड और ग्लिसरोल। फिर लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो कि बाइल जूस की मदद से
स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बदल जाते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं एमल्सिफिकेशन। क्या कहा जाता है इसे? एमल्सिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन करता है, अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है यानी कि एक्सेस वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना पहुंचता है तो उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर आगे खाना पहुंचता है रेक्टम के अंदर। रेक्टम में टेम्पररी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, वहाँ पर हमारा जो वेस्ट है उसको टेम्पररीली वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। एंड फिर एनएस के द्वारा हेल्प्स इन एजिशन, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं थ्रू एनएस। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस डाइजेशन का ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो किस प्रकार से ये होता है आपने देखा यहाँ पर कि सब जो चीज़ें हैं वो सब सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ एक के बाद एक सिस्टमेटिक सब होता है। देखिए खाना माउथ से इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं जो भी उसके अंदर हमारे पोषक तत्व हैं वो सब वहाँ निकाल लिए जाते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है खाना, वहाँ पर एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर वहाँ से रेक्टम में जाता है जहाँ पर वेस्ट कलेक्ट होता है। फिर एनएस के द्वारा इसको बाहर फेंक दिया जाता है बॉडी के अंदर से। यहाँ पर आप पिक्चर के द्वारा भी देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है जो कि आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। ये डायग्राम है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखिए माउथ, टंग, देन हेयर आर सेलिवरी ग्लैंड्स, देन सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, देन फेरिक्स, देन इसोफेगस, देन यहाँ पर आप लीवर देख सकते हैं, गॉल ब्लैडर देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, stomach, spleen, all things are shown in this diagram correctly। यहाँ पर आप देख सकते हैं everything is labeled। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक छोटा सा नोट हम देखेंगे। As shown in the flow chart, digestion begins from the mouth. In the mouth, it is broken down by salivary amylase। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो माउथ के अंदर जो खाना रहता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है थ्रू सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज के द्वारा जो एंजाइम है उसके द्वारा इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। किसके द्वारा? ये जो एंजाइम है इसके द्वारा, सलाइवरी एमिलेज। द फूड मूव्स टू द स्टमक। फिर फूड कहाँ पहुँचता है? स्टमक में। किसकी मदद से? थ्रू इसोफेगस, जो कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट शो करता है। पेरिस्टेटिक मूवमेंट बताया मैंने आपको पीछे कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके द्वारा। एंजाइम्स एंड वेरियस digestive juices from liver, gallbladder and pancreas act on the chunks from the stomach in the small intestine। अब लीवर, गॉल ब्लैडर और ये जो हमारे सारे ऑर्गन्स हैं इनके द्वारा दिया गया जो जूसेस वगैरह होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो खाने के ऊपर एक्ट करते हैं और फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में धकेल देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। फिर वहाँ से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड द रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड एंड द लेफ्ट ओवर इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द रेक्टम एंड एनस। फिर सब कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इवन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी ले लिया जाता है उसमें से, और फिर जो लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ होता है, जो वेस्ट फूड है, जो कि वेस्ट है जो हमारे बॉडी के लिए, उसको बाहर भेज दिया जाता है थ्रू रेक्टम एंड एनस। एनस और रेक्टम के द्वारा इसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या है? It is a process in living organisms involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances। तो जो रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये किसकी मदद से? इसमें ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इसी के द्वारा जो हम लोग खाना खाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल हम लोग खाना खाते हैं, जब वो टूटता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज गैसियस एक्सचेंज। Intake of oxygen from the atmosphere and release of carbon dioxide is called gaseous oxygen। So this is the process that includes in respiration। respiration में क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इसमें क्या होता है? दूसरा, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज ऑफ एनर्जी। इसमें जो सिंपल फूड जो रहता है, फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, किस लिए? टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने के लिए। अब ये होता कैसे वो देखिए। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय
वेरियस पाथवेज। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ऊपर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज C6H12O6। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक पायरुविक एसिड और दूसरा एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर देखिए ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, इथेनॉल आप देख रहे हैं यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलेगी। दिस इज फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन क्या है यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बाय यीस्ट। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो कब होता है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ पर यीस्ट जो है, एग्जांपल हमने लिया जैसे यीस्ट की मदद से फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, पायरुविक एसिड इथेनॉल में बदल जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी साथ में मिलती है। तो ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी निकलती है। और अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये प्रेजेंस है, अब इनसफिशिएंट यानी कि पूरी एनर्जी ना मिले तो ये मसल्स के अंदर होता है। तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल फैटिग्यू, इट अकर्स आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज। अब लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन का यूज होता है, इससे क्या होता है, मसल फैटिग्यू। मसल फैटिग्यू मतलब हमारे मसल्स थक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा थकावट फील होने लगती है और मसल पेन होने लगते हैं। ये कब होता है, आपने देखा होगा जब आप बहुत कसरत कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब आपको ऐसी चीज़ें फेस करने को आती हैं सामने। तो चलिए देखते हैं आगे रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन को हम दो तरीके से बांटते हैं, एक है एरोबिक और एक है एनारोबिक। एरोबिक वो होता है, अभी आपको क्वेश्चन ये 100% लगभग आता ही है एग्जाम के अंदर, सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द 10th बोर्ड। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें डिफ्रेंशिएट करने का ज़्यादातर पूछा जाता है। नाउ एरोबिक क्या है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंस होगी। देन अक्कर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंस में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और एनारोबिक जो है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एक एक वर्ड की बात है सिर्फ। देखिए ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। देन एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2। यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट्स रहते हैं। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पर एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी, लेस रहेगी। आप देख सकते हैं 38 ATP रहेगी और यहाँ पर सिर्फ 2 ATP रहेगी। तो कितना फ़र्क है दोनों में। चलिए आगे देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पासेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी यानी कि हवा का जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर से पास होना, इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन। कैसे होता है ये देखते हैं। नोस्ट्रिल यानी कि हमारा जो नोज रहता है, नाक हमारा, ये नोस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, देन नेजल कैविटी, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्योलिस, देन एल्वियुलर सैक, देन ब्लड कैपिलरीज। ये आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब मैकेनिज्म कैसे होता है इसका वो देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब जब हम अंदर सांस लेते हैं, इनहेलेशन होता है वो, और सांस छोड़ना उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप इनहेल करते हैं कोई चीज़, जब आप हवा को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, हमारी छाती फूल जाती है। आप देखिए अंदर सांस लेके देखिए, आपकी छाती फूल जाएगी। एम राइट, जब आपने अंदर सांस ली तो आपकी छाती फूल गई। तो इनहेलेशन के दौरान चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, जबकि एक्सहेलेशन के दौरान थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर इसमें रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स बाहर निकल आते हैं, यहाँ पे रिब्स मूव डाउनवर्ड, नीचे चले जाते हैं। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप, इसमें डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है शेप में, इसमें डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, इसमें डोम शेप का बन जाता है डायफ्राम हमारा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एंट्रेंस इन द लंग्स, यहाँ पर वॉल्यूम जो रहती है लंग्स की बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एयर लंग्स के अंदर एंटर हुई है, जबकि दूसरे केस में वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिट्स फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि एयर बाहर निकली है इसलिए वॉल्यूम कम हो जाती है। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं ध्यान से किस प्रकार से होता है। ये इनहेलेशन का है, ये एक्सहेलेशन का है। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हमने ऊपर पढ़े ये उसी के बारे में। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियलिस, ब्लड एंड टिश्यूज, ये कैसे होता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए पहले क्या होता है, एयर रिच इन O2
जो एयर जो है ऑक्सीजन रिच है वो कहाँ जाती है, ब्लड में मिलती है थ्रू कैपिलरीज। फिर O2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। O2 जो है यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है इन आरबीसी। फिर O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यूज, फिर O2 को टिश्यूज में रिलीज किया जाता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में डिजोल्व होती है। फिर ब्लड वेसल्स जो हैं वो किस प्रकार से इसको लेकर जाती है, ये तो हमने ऑक्सीजन का देखा। अब यहाँ देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से ब्लड में चली जाती है। अब ये तो हमने एयर जो अंदर गई ब्लड के वो देखा कि एयर जो है वो ब्लड के अंदर कैसे मिली। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से कैसे निकलती है, यानी कि इम्प्योर ब्लड कैसे प्योर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू के अंदर है ब्लड के अंदर रिलीज़ किया जाता है। फिर वो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाएगी वो डिजोल्व हो जाती है ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो ब्लड के अंदर डिजोल्व होती है। फिर ब्लड वेसल्स जो हैं, जो कैपिलरीज हैं जो हैं वो ब्लड को लेकर जाते हैं कहाँ पर, फिर कैपिलरीज इन एल्वेली में लेकर जाती हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन एल्वेलर सैक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है एल्वेलर सैक के अंदर। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल्स, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे नोस्ट्रिल्स के द्वारा, हमारे नोज के द्वारा उसको बाहर फेंक दिया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं। यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, वो इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन जो पानी में मिला होता है उसका उपयोग करते हैं। देखिए दोनों में फ़र्क, टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और वो जो प्राणी पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्वेटिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। आप इन दोनों में देख सकते हैं, ये एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि हमारे वाटर का फॉर्मूला H2O रहता है, उसमें ऑक्सीजन होती है। देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा। हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, जो हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। स्टोमेटा इन लीव्स, लीव्स जो रहते हैं, पत्ते जो रहते हैं, उसके अंदर जो स्टोमेटा है उसके द्वारा ये होता है। तो ये गैसियस एक्सचेंज होता है जो प्लांट्स के अंदर, वो होता है स्टोमेटा इन लीव्स के द्वारा। द लेंटिकल्स इन स्टेम, स्टेम के अंदर लेंटिकल्स होते हैं, और जनरल सरफेस ऑफ द रूट, रूट के सरफेस से भी होता है। चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आगे। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। ह्यूमन बींग्स को फूड की सप्लाई चाहिए कंप्लीटली, ऑक्सीजन की सप्लाई भी चाहिए। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये फंक्शन कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए हार्ट होता है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और आर्टरीज जो कि ब्लड वेसल्स की तरह काम करती हैं, यानी कि आर्टरीज और वेन्स ब्लड को लाने ले जाने का काम करती हैं। सर्कुलेटरी मीडियम यानी कि ब्लड या लिम्फ जो कि मीडियम की तरह काम करता है। अब होता क्या है इसमें वो देखते हैं। हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है वो वेना कावा के द्वारा राइट ऑट्रियम में जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड। तो कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा के द्वारा राइट ऑट्रियम में जाता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, और फिर वहाँ से वो लंग्स में चला जाता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मिलती है, यानी कि प्योर ब्लड वी कैन से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर एरोटा के द्वारा वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो ये आपका एक सिंपल वे में अगर आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं, देन एवरीथिंग यू कैन नो अबाउट ह्यूमन हार्ट। तो हार्ट किस प्रकार से काम करता है आप देख लीजिए यहाँ पर। तो दिस इज द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। इस तरीके से देखिए, जो प्योर ब्लड है वो होता है हमारा लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और जो राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ फिगर में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो हार्ट के अलग अलग पार्ट्स हैं। ये देखिए, ये है एरोटा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज अरोटा। इसके अलावा आप देखना चाहें तो बहुत सारे पार्ट्स बताएंगे। दिस इज अरोटा, then here it is vena cava, then this is right atrium, this is vena cava from lower body, this is right ventricle, this is septum, that is the dividing wall we call it, then this is pulmonary arteries, pulmonary vein, then left atrium and left ventricle. So these are the parts of heart. चलिए बढ़ते हैं आगे अभी। और next thing is we'll study about double circulation, section view of the heart। ये हमने देख लिया यहाँ पर।
अब डबल सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है 2 बार हार्ट में से पास होता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, 2 बार पास होगा तो एक साइकिल मानी जाएगी। इसी को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। देन वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। ब्लड जो हार्ट से लंग में जाता है और लंग से बैक टू द हार्ट जाता है। यहाँ पर ये मिस्टेक है, हग्स लिखा है, इट इज़ लंग्स। तो ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग से बैक हार्ट में आता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। द नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। व्हेन ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू हार्ट। हार्ट से बॉडी में जाता है और बॉडी से फिर बाकी वापस वो हार्ट में जाता है, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे है हमारा ब्लड के बारे में कुछ बताया गया है। ब्लड क्या है? अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड को क्या बताया गया यहाँ पर? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज ब्लड? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। This is solid component blood corpuscles and this is liquid component, जिसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं। तो इनको दोनों पार्ट को हम पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर ये ब्लड के 2 पार्ट हैं। पहली तरफ आता है हमारा RBCs, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पल्सेस भी कहते हैं। नाउ इट कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि O2 और CO2 को ले जाना इसका काम है। कंटेन्स HB, इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड को रेड कलर देता है। इसी के कारण से ब्लड का कलर रेड होता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। देन कम्स ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इससे ब्लड क्लॉट होता है। कहीं हमें चोट लग जाती है तो थोड़े समय के बाद ब्लड फ्लो खुद ब खुद बंद हो जाता है। इट इज़ द वर्क ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरा है WBC, जिसको हम वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस भी कहते हैं। इट प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय एनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये तीनों जो RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स के वर्क्स हमने देख लिए, उसके फंक्शंस। नेक्स्ट इज लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा। येलो कलर फ्लूइड कंटेन्स, ये येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा, प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयंस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये हमने ब्लड को 2 पार्ट में बांट कर देख लिया। नेक्स्ट इज लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे हम। आगे पढ़ेंगे हम लिम्फ के बारे में। नाउ व्हाट इज लिम्फ? A yellowish fluid that escapes from the blood capillaries into the intercellular spaces. ये एक येलो कलर का फ्लूइड रहता है। कैसा फ्लूइड रहता है? ये येलोइश कलर का फ्लूइड रहता है, ये जो कि ब्लड कैपिलरीज एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी, जो ब्लड कैपिलरीज से एस्केप होता है, निकलता है। कहाँ निकलता है वो? इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस, जो सेल्स के बीच में स्पेसेस रहती हैं उसके अंदर ये रहता है। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट। ये टिश्यूज से हार्ट की तरफ फ्लो करता है। असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यानी कि जो हमारे सेल्स रहते हैं, ब्लड सेल्स जो है हमारे सेल्स के अंदर जो गैप रहता है उसके अंदर ये येलोइश कलर का एक फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अभी हम ब्लड वेसल्स की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। ये भी कई बार पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, या फिर क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये 2 तरह की ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स। आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक लेके जाती हैं, जबकि वेन्स क्या करती हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जाती हैं। देखिए सिंपल, इसको अगर हम देखने जाएं तो ये जो है इसका काम क्या है? इसका काम है, ये देखिए हम हार्ट बनाते हैं यहाँ पर, सपोज दिस इज द हार्ट। अब इनका काम क्या है? ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है उसको हार्ट से बॉडी पार्ट तक, ये हार्ट से बॉडी तक लेकर जाती हैं। और वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आना। देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखिए बॉडी पार्ट तक लेके जा रहे हैं। और इसको कलेक्टिंग वेसल भी कहा जाता है क्योंकि ये कलेक्ट कर रही हैं। देन दिस इज आर्टरीज जो रहती है थिक और इलास्टिक रहती हैं, जबकि वेन्स जो रहती हैं थिन और लेस इलास्टिक रहती हैं। इनके अंदर वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर वाल्व्स प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसके अंदर वाल्व्स होते हैं ताकि ब्लड फ्लो वापस ना आ जाए, यानी कि बैक फ्लो ना होने लगे।
ये डीप सीटेड होती हैं एंड दीज आर सुपरफिशियल। तो ये 5 यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं, आप कोई भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट इसमें से लर्न कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे भी। हमारा अगला पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लांट्स के अंदर, ये तो हमने पढ़ा एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पर जो दो टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं। अब 2 तरह के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम क्या है? जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करते हैं जाइलम? जो मिनरल्स और सारी चीज़ें जो हैं, वाटर जो है, उसको कहाँ लेके जाते हैं? वो सारे फ्रॉम रूट से सारे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाता है जाइलम। जबकि फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बनता है उसको प्लांट के सब पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, जबकि मिनरल्स और वाटर को पहुंचाने का काम करता है जाइलम। यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब ट्रांसपिरेशन भी एक प्रोसेस रहता है, इसको हम देखें कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर लॉस होता है। क्या होता है? प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स के रूप में प्लांट्स वाटर लूज करते हैं। ट्रांसपिरेशन, अब वाटर लूज करने का क्या जरूरत है अभी प्लांट्स को? अब आप जानते हैं कि प्लांट्स जब पानी लेते हैं, हम पानी डाल रहे हैं प्लांट्स को, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्लांट्स तो वाटर लूज कर रहे हैं वेपर के रूप में। तो क्यों? इसका क्या कारण है? एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल। एब्जॉर्प्शन, देखिए जब पानी ऊपर के पत्तों से, जैसे कि अपर लेवल, सपोज दिस इज द अपर लेवल, तो यहाँ से जब पानी खाली होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर सिर्फ पानी ही नहीं, मिनरल्स भी आगे की तरफ मूव करेंगे, तो इससे एक पुल क्रिएट होता है। पुल मतलब एक सक्शन क्रिएट होता है। आप जानते हैं ना, जब लो प्रेशर हो जाएगा तभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी बहेगा। तो जो जड़ें रहती हैं, जो रूट्स रहती हैं, वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है वाटर का और मिनरल्स का, और ऊपर का पार्ट अगर खाली हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा वहाँ पर, जिससे नीचे से पानी और मिनरल्स ऊपर जाएंगे। तो ये ट्रांसपिरेशन के कारण ही होता है। अगर पानी ऊपर से कम नहीं होगा तो कैसे लो क्रिएट होगा वहाँ पे प्रेशर। सो नेक्स्ट इज हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स। और दूसरा, इसके द्वारा टेम्परेचर रेगुलेशन भी रहता है प्लांट के अंदर। प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के बारे में देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, खाने का लीव्स से अदर पार्ट्स तक पहुंचाना, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दूसरे पार्ट्स तक जो खाना पहुंचता है, इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हम लगभग एंड में है इस चैप्टर के। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन के बारे में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो हार्मफुल वेस्ट है जो उसको जो बॉडी से निकाला जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो ह्यूमन बींग्स के, उसके अंदर ये कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है वो हम देखते हैं। अभी आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, इसके अंदर दिस इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें होता क्या है? एक पेयर ऑफ किडनीज, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 किडनीज है हमारी। यूरिनरी ब्लैडर, ये भी आप देख रहे हैं, ये रहा ब्लैडर। अब पेयर ऑफ यूरेटर का भी आप पेयर देख रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ। आप ये पाइप देख रहे हैं, दिस इज द यूरेटर, ये भी हमारा इसी का एक पार्ट है। और चौथा रहता है यूरेथ्रा, और चौथा पार्ट है इसका यूरेथ्रा। फिर से एक बार देख सकते हैं, ये 2 किडनीज हैं आपके सामने, दिस आर द किडनीज, दिस बोथ आर द किडनीज। उसके बाद ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरेटर है, और यूरेथ्रा बताया गया। चौथा क्या बताया गया? यूरेथ्रा। एंड दिस इज हियर इट इज यूरेथ्रा। तो ये चारों पार्ट जो है आपके, दिस आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ओनली। अब होता क्या है इसमें वो पढ़ते हैं हम आगे। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के प्रोसेस में होता क्या है? रीनल आर्टरी ब्रिंग्स इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस टू द किडनी। जो रीनल आर्टरी है, जो आप फिगर में आप लोकेट कर सकते हैं, वो क्या करती है? ब्रिंग इन ब्लड लेकर आती हैं, जिसके अंदर क्या होता है? वेस्ट सब्सटेंस होता है, ये किडनी तक लाया जाता है। तो रीनल आर्टरी के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल वाला, वेस्ट सब्सटेंसेस वाला जो ब्लड है, वो किडनी तक लाया जाता है। फिर किडनी इस ब्लड को क्या करती है? फिल्टर करती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो कि किडनी के अंदर प्रोड्यूस होता है, वो पास किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। किसकी मदद से? यूरेटर्स की मदद। यूरेटर्स जो पाइप्स देखी थी ना, नलियाँ, जो उन नलियों की मदद से वो यूरिनरी ब्लैडर तक भेजा जाता है, जहाँ पर वो स्टोर रहता है जब तक उसको यूरेथ्रा के द्वारा डिस्पोज ना किया जाए, तब तक वो वहीं पर रहता है। जैसे कि आप फिर से अगर देखना चाहें तो किडनी के अंदर पहुँचता है, रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड पहुँचता है, इम्प्योर ब्लड, और यहाँ पर उसको प्योरीफाई किया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल उसको इस यूरेटर के द्वारा
यूरिनरी ब्लैडर में भेजा जाता है और फिर यूरेथ्रा के द्वारा इसको बाहर फेंक दिया जाता है। फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी का काम क्या है? ये रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, यानी कि ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करके उसको प्योरीफाई करना, जैसे कि यूरिया विच इज़ प्रोड्यूस इन द लीवर। जैसे कि यूरिया बहुत ही खतरनाक चीज़ है, एक हार्मफुल केमिकल है हमारे लिए, तो ये भी बॉडी से निकालने का काम कौन करता है? किडनी करती है, प्योरीफाई कर देती है ब्लड को। नेफ्रॉन, ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स। अब छोटे छोटे इसके अंदर यूनिट्स रहते हैं जिनको हम फिल्ट्रेशन यूनिट्स कहते हैं, जिनको कहा जाता है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है वही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना गया है किडनी का। आप यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं, दिस इज द फिगर ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर भी। नाउ विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। द यूरिन फॉर्मेशन विल ऑन 3 स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू बोमन्स कैप्सूल। ब्लड फिल्टर किया जाता है ग्लोमेरुलस से बोमन्स कैप्सूल के अंदर। ये भी आपको इसके अंदर एक पार्ट दिख जाएगा ऑफ द नेफ्रॉन। दिस फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूबल्स ऑफ द नेफ्रॉन। ये जो फिल्ट्रेट है ये पास होता है कहाँ से? फिर ट्यूबल्स ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की ट्यूबल्स में से पास होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, पहला पार्ट हमने देखा। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर जो ये ट्यूबल्स में से पास हो रहा है, जो फिल्टर किया हुआ ब्लड जो है वो क्या करता है आगे? यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट के अंदर जो यूजफुल चीज़ें हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, देन ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एट्सेट्रा, इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है कैपिलरीज के द्वारा सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के चारों तरफ जो कैपिलरीज रहती हैं ये इसमें से सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे जो यूजफुल सब्सटेंसेस इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर सिक्रीशन, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स, इन सब चीज़ों को सिक्रेट किया जाता है ट्यूबुल के अंदर, विच ओपन्स अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलता है, जो कि हमारा यूरेथ्रा है। देन इनटू द यूरेटर, वहाँ से वो यूरेटर में जाता है। देन हेमोडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर। अब हेमोडायलिसिस क्या है? आपने सुना होगा किडनी पेशेंट्स हैं उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड डायलिसिस करवाना, डायलिसिस वर्ड डॉक्टर्स बोलते हैं, ऐसा है, घरों में भी सुना होगा ये वर्ड। तो जब ब्लड को आर्टिफिशियली प्योरीफाई किया जाता है, द प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड आर्टिफिशियली, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी की मदद से जो ब्लड को अगर प्योरीफाई किया जाता है तो इसको हम कहते हैं हेमोडायलिसिस। इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर। जब किडनी फेलियर हो जाता है किसी व्यक्ति का तो उसको डायलिसिस करवाया जाता है, हेमोडायलिसिस, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी की मदद से ब्लड को प्योरीफाई करवाया जाता है। ये उन लोगों के साथ होता है जिनकी किडनीज फेल हो चुकी होती हैं, जिनकी किडनीज खराब हो चुकी होती हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन की बात करते हैं। अब प्लांट्स जो है एक्सक्रीशन के नाम पे वो क्या करते हैं? उनके पास तो जो हार्मफुल वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो उसमें क्या होता है प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्या किया जाता है? तो इसमें क्या होता है प्लांट्स के अंदर? फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो प्लांट्स रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और बदले में वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। तो दिस इज द एक्सक्रीशन प्रोसेस इन प्लांट्स। दूसरा, H2O को वो यानी कि वाटर को वो रिलीज करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर भी रिलीज किया जाता है फ्रॉम द लीव्स। देन वेस्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स। लीव्स के अंदर वेस्ट स्टोर भी हो सकता है। इवन बार्क जो छाल होती है पेड़ की उसके अंदर भी वेस्ट स्टोर होता है, विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट, जो कि प्लांट में से गिर जाता है। आप जानते हैं पत्ते सूख कर गिर जाते हैं और छाल भी उसकी गिर जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड एज गम्स, रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम। इसके अलावा प्लांट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो गम्स की तौर पे, गोंद रहती है जो रेजिन के तौर पे भी ओल्ड जाइलम में स्टोर्ड रहता है। देन प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। इवन प्लांट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर भी कुछ वेस्ट फेंकते हैं, यानी कि एक्सक्रीट करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो then kindly subscribe to my channel for more videos। मैं हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ, इवन फ्रॉम 5th to 12th स्टैंडर्ड, फ्रॉम ऑल मीडियम, दैट इज गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बोथ सब्जेक्ट्स आई एम कवरिंग एंड स्लोली माई वीडियोज आर अपलोडिंग कमिंग अप soon। So if you want to subscribe my channel, please subscribe it for more videos। Thanks for watching।